नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है इकोनॉमिक्स का। हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो और ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुँचे या वीडियो और ज़्यादा वायरल हो, उसके लिए हमारा सहयोग करें। लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। और ये भी ना हो तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है। ठीक, फ्री में करना है, लेकिन करना चाहे तो। हम इस सब्जेक्ट की लगातार वीडियो बना रहे हैं और सब्जेक्ट की भी बना रहे हैं। ठीक है। इसके आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, ये है उत्पादन विधि। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उसमें आने वाली सावधानियों के बारे में लिखना है। ठीक है। तो ऐसे ही हम डेली आपके एग्ज़ाम आते आते अपन है ना, कुछ नहीं तो कम से कम 100+ क्वेश्चन कर लेंगे, बड़े वाले, जो कि 6 नंबर या 5 नंबर वाले हो सकते हैं। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि पेपर आते आते आपका अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि पेपर से आप डरोगे नहीं। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें और सारी वीडियो देखें, और आपको कुछ सही नहीं लगे तो वो कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो चालू करता हूँ। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं वही करवा रहा हूँ जो आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सवाल है उत्पादन विधि सवाल है उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय गणना करते समय की जाने वाली सावधानियों का वर्णन करें। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए 3 विधियां होती है। एक होती है उत्पादन विधि, एक इसी को बोलते हैं मूल्य वर्धन विधि, जिसको बोलते हैं जीवीए विधि, वैल्यू ग्रॉस वैल्यू एडिट वाला फॉर्मूला लगता है जिसमें। ठीक है। एक होती है उत्पादन विधि, जिसे मूल्य संवर्धन विधि भी कहते हैं, और एक होती है व्यय विधि, एक होती है आय विधि। तीनों विधियों से हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो बराबर निकलती है। चाहे आय विधि ए विधि हो, चाहे बी विधि हो या सी विधि हो, तीनों से राष्ट्रीय आय बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक, तो तीनों से इक्वल आती है राष्ट्रीय आय। ठीक, तो हमें बताना है कि उत्पादन विधि से जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं ना, तो क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। तो पहली दिक्कत क्या आती है, दोहरी गणना से बचे। जब राष्ट्रीय आय निकाल रहे हो तो भैया दोहरी गणना के बारे में पहले से सोच लो। क्यों? मूल्य संवर्धित विधि ज्ञात करने के लिए उत्पादन के मूल्य से मध्यवर्तित लागत घटा दे। यदि हम सभी उत्पादन इकाइयों के उत्पादन के मूल्य को जोड़ेंगे तो उत्पाद द्वारा किया गया उत्पादन एक से अधिक बार जुड़ जाएगा। इससे राष्ट्रीय आय का आकलन वास्तविक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। इस समस्या से निदान पाने के 2 तरीके हैं। का पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका है प्रत्येक उत्पादन इकाई के मूल्य संवर्धन जोड़े, या दूसरा तरीका है केवल अंतिम उत्पाद का मूल्य का गणना करें। तो इसका मतलब क्या है, दोहरी गणना का मतलब क्या होता है। मान ले एक हमने आटा लिया। आटा था 2 रुपये का, उसको नहीं, गेहूँ लिया, गेहूँ 2 का था, उसे आगे बेच दिया आटे के रूप में, वो 6 रुपये का बिक गया। फिर इसको आगे बेच दिया, ब्रेड बन गई, ब्रेड 10 रुपये की हो गई। फिर से आगे बेच दिया, क्या बन गया, मान लो बर्गर, बर्गर बन गया 20 रुपये का। तो अब इसका ना अंतिम मूल्य जोड़ना है हमें, सबका मूल्य नहीं जोड़ना कि हम 2 भी जोड़ लेंगे, 6 भी जोड़ लेंगे, 10 भी जोड़ लेंगे, 20 भी जोड़ लेंगे, तो 38 रुपये हो जाएगा। तो 38 रुपये असली में थोड़ी होंगे, रुपये तो होंगे 20। ठीक है। तो असली जीडीपी में क्या जुड़ेगा, नेशनल इनकम में क्या जुड़ेगा, 20 रुपये, ना कि पहले वाले। तो ये जो बार बार गणना थी ना, इधर भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, वो सब नहीं जोड़ना, लास्ट वाला अंतिम मूल्य जोड़ना है, जब वस्तु का अंतिम मूल्य हो। तो इसीलिए दोहरी गणना से बचना होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है पुराने माल की बिक्री को शामिल ना करें। क्या ना करें, पुराना माल जो होगा ना उसकी बिक्री को शामिल नहीं करनी। किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो उसी वर्ष की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल कर लिया जाता है। प्रयोग करने के बाद उसे बेचना अथवा दोबारा बेचना उत्पादन क्रिया नहीं है। ठीक है, दोबारा बेचना उत्पादन क्रिया नहीं है। लेकिन यदि पुराने माल को किसी के द्वारा बेचा गया और उसे इस सेवा के लिए कमीशन आदि दिया गया, तो कमीशन सेवा मूल्य है, तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। मतलब क्या है, उत्पादन विधि में एक और चीज़ देखनी होती है कि पुराने माल की बिक्री 2 बार ना जोड़े। मान ले टीवी खरीदा हमने, ठीक, मान ले हमने 100 टीवी खरीदे और उसे बेचने की सोची। ठीक है। और 100 टीवी को बेचने की सोची, हमने केवल 70 टीवी बेचे, 30 बच गए। अब अगले साल वो 30 टीवी को जोड़ोगे नहीं तुम, क्योंकि वो 30 टीवी का जो रुपए थे वो तो पिछली बार की राष्ट्रीय आय में जुड़ गए ना भाई। तो इस बार वाली में 30 टीवियों के मूल्य को मत जोड़ना। ठीक है, समझ आया। ठीक। लेकिन इस 30 टीवी को अगर इस साल बेचा जा रहा है, मान लो 2024 में 70 को 2023 में बेच दिया गया, 2024 में 30 को बेचा जा रहा है, तो इसके पैसे तो जुड़ेंगे किस में, 2023 की राष्ट्रीय आय में। लेकिन 2024 में जो इसको बिचवा रहा होगा ना, मान लो बीच में दलाल है, कोई सेलर है, तो उसको जो मुनाफा मिलेगा ना, जो बीच में मिलता है, क्या बोलते हैं उसे,
किसी को दलाली करके पैसा मिल जाता है तो वो पैसा जुड़ेगा, तो वो उसकी सेवा का मूल्य होगा। जैसे कोई डॉक्टर है वो भी सेवा करता है, टीचर है वो भी सेवा करता है, पैसा लेता है उसके बदले में। तो ये जो बेचने वाला है ये भी सेवा का मूल्य होगा, ना कि उस टीवी का। ठीक है, तो आज की राष्ट्रीय आय में केवल सेवा का मूल्य जुड़ेगा, लेकिन ये 30 टीवी का मूल्य पुरानी वाली राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। देखिए मेहनत से तो समझा रहे हैं, आपको समझना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा इसकी वीडियो बना देंगे। ठीक है, या कमेंट में आपका आंसर दे देंगे। स्वयं उपभोग उत्पादन को शामिल करना चाहिए। उत्पादन का वह भाग जो बेचा नहीं जाए बल्कि स्वयं उपभोग के लिए रख लिया जाए, उसे राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय शामिल करना चाहिए। खुद काबिज मकानों को आरोपित किराया, किसानों द्वारा स्वयं के लिए रखी गई फसल, हिस्सा आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। क्या बोल रहा है भैया, स्वयं उपभोग के उत्पादन को शामिल करना चाहिए। जब एनएनपी की गणना करोगे ना राष्ट्रीय आय की, एनएनपी एट एफ सी राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, तो उसके अंदर है ना स्वयं उपभोग की चीज़ें भी शामिल करना है। मान लो आपकी फ़ोन की दुकान है, तो आप फ़ोन बेचते हो, लेकिन एक फ़ोन आपने अपने बेटे को दे दिया उसमें से लेके, तो फ़ोन फ्री का थोड़ी था। अगर 1 लाख रुपए का फ़ोन है या 10,000 का, तो उसे भी जोड़ लो। ऐसा नहीं कि वो ऐसी एम ही जाने दो, उसे भी राष्ट्रीय आय में जोड़ना है। समझ आया? तो ये बोलना चाह रहा है। ऐसे ही मान लो जैसे कि आपकी दुकान है, ठीक है, दूध की, आप दूध बेचते हो, उस पर आपने लेबर रखा होता तो आप लेबर को 15,000 रुपये महीना देते, तो वो राष्ट्रीय आय में जाता ना कहीं ना कहीं से। तो आप अगर लेबर नहीं रख रहे तो आप उस 15,000 के मालिक हुए ना। वो 15,000 दे के नहीं आपकी जेब में आए वापस, मतलब कि नुकसान होने से बच गया। 15,000 देते तो जाते ना। तो इस 15,000 को ऐसा मत सोचो ये कुछ है ही नहीं, इस 15,000 को जोड़ो राष्ट्रीय आय में, क्योंकि आप भी तो मेहनत कर रहे हो। जैसे किसान अपनी खेत पे खेती करता है, फसल उगाता है, तो वो तो मेहनत करता है ना, तो उसकी मेहनत आना भी जोड़ना चाहिए उसको। समझ आया? तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। उत्पादन विधि के बारे में था। ठीक है, 3 दिक्कतें आती हैं उनको दूर करें। वैसे दिक्कत तो काफ़ी आती है, 3 मेन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और रट लेना। ठीक है, बाकी समझना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे। जिस भी सब्जेक्ट का आपको समझना हो कमेंट करिए, हम उस सब्जेक्ट की बना देंगे, चाहे पोल साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो। एकदम मेन मेन क्वेश्चन, क्योंकि हमारा भी, मैंने जो पढ़ा था ना, मेरे भी 98 नंबर आए थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में 97, सॉरी 97 आए थे शायद, हाँ 97 नंबर आए थे। 98 में दोस्त के 97 नंबर आए थे मेरे। ठीक है, 97 नंबर आए थे, तो कुछ करा था तभी आए थे। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया, सारा कुछ ना पढ़ के। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा और वीडियो आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।